जो इस बात को कह रहे थे कि माहौल टाइट है और अब्दुल भी टाइट है माहौल के साथ, अब उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। तो अब उनको याद आ गया है, अरे ये क्या हुआ। तो क्या ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? तो ये जाहिर सी बात है, औसत बुद्धि का व्यक्ति भी बता सकता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ तो मंत्रियों की शपथ हो गई है, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से विभाग में काम करना है। दूसरी तरफ मेरठ के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुलडोजर गरजा है, वो भी वकीलों के चैम्बर पर। इसको लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। दूसरी तरफ एक मंत्री जी हैं जिनको अपने मंत्रालय का कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि कौन व्यक्ति मुसलमान है और कौन हिंदू है। उसको लेकर भी जो टिप्पणी हुई है, सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। करेंगे बात इन सभी को लेकर। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के भीतर बहुत कुछ चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो वकीलों के चैम्बर्स हैं उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, 1 हफ्ता हो गया, अभी तक उनके विभाग नहीं बंट पाए हैं। तो आखिरकार चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? किस दिशा में जा रहा है? आगामी साल में जो है चुनाव होना है यहाँ पर, और इस वक्त जो परिस्थिति है वो क्या अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्या नजर आ रहा है? देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है वो देश की राजनीति को एक अलग राह देगा। वहां के जो परिणाम आएंगे वो एक अलग राह देंगे। तो वहां के जो परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी उससे गदगद है। भारतीय जनता पार्टी का मोरल हाई है। लेकिन आपको ये चीज देखनी होगी कि हम जो बात कर रहे हैं लगातार 2024 से पहले से कर रहे हैं, हम तो लगभग 22 से कर रहे हैं, कि जो तलखी है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, वो कम होती नहीं बढ़ती दिखाई दे रही। हालांकि हमें लगता था कि लखनऊ दबाव में आ जाएगा, दिल्ली ने जितनी बड़ी जीत हासिल की है वेस्ट बंगाल में, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि लखनऊ उतना डर नहीं रहा है जितना दिल्ली को उम्मीद थी डरने की। आप देखिए कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में शपथ हुई और वहां पे बाबा को जो है कहा गया, बाबा ने तुरंत जो है मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, आप मंत्री तो बन गए, लेकिन आपको कोई जिम्मेदारी मिली ही नहीं है अभी। तो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने घूम रहे हैं। चुनाव का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। इतने कम समय में आप क्या करेंगे? एक तो ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या इसलिए मंत्रिमंडल का जिम्मा नहीं दिया जा रहा है कि जिस मंत्रिमंडल का जिम्मा दिया जाएगा उसमें कई सारी अनियमितता, कई सारे घोटाले घपले हैं। क्या वो दिल्ली को पता चल जाएंगे क्या? इसलिए मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं क्या? और इसीलिए कवायद चल रही है क्या कि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति पहले बाबा जाते हैं अमित शाह जी से मिलने, फिर एक जो है नौकरशाह पहुंच जाते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और उनकी खूब चर्चा चलती है, सोशल मीडिया पर उनका फोटो भी घूमता है। एक नौकरशाह जो मुख्यमंत्री के बहुत करीब हैं, वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चक्कर लगा रहे हैं। वो तो गलती से उनकी फोटो रिलीज हो गई, ना जाने ऐसी कहा कौन कौन सी जगह पे वो गए होंगे। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? तो क्या ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि दिल्ली और लखनऊ की भयंकर लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई के बीच भारतीय जनता पार्टी फायदेमंद रहेगी या नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी? इससे तो ये होता है कि अगर आप वेस्ट बंगाल का पैटर्न देखते हैं तो उस पैटर्न के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिलनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर हम ये वाली स्ट्रेटजी देखते हैं जो फिलहाल चल रही है, ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी फिर 100 भी क्रॉस करेगी। क्योंकि अगर दिल्ली और लखनऊ में तनाव रहेगा, दिल्ली और लखनऊ में खींचातान रहेगी, तो 24 के लोकसभा के नतीजों के पैटर्न पे फिर नतीजे आएंगे उत्तर प्रदेश के। क्योंकि जब आपसी खींचातान सत्ताधारी दल में होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को मिलेगा और नुकसान सत्ताधारी दल को होगा। मुझे इस तरह की आशंका है जी। और जो बुलडोजर चल रहा है सर, उसको लेकर?
देखिए, जो बुलडोजर सरकार चला रही है, कहीं ना कहीं इसकी भी एंटी इसकी भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को भुगतनी पड़ेगी। अभी तक जो बुलडोजर चल रहे थे वो बदमाशों पे चले या एक खास जाति पे चले, तो हम ये कहते थे कि कोई बात नहीं, कुछ भी हो, बाबा ने अब्दुल को टाइट किया हुआ है, बुलडोजर चल रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो बम बम चल रही थी। तो जो इस बात को कह रहे थे कि माहौल टाइट है और अब्दुल भी टाइट है माहौल के साथ, अब उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। तो अब उनको याद आ गया है, अरे ये क्या हुआ। तो क्या ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे? क्या इसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? तो ये जाहिर सी बात है, औसत बुद्धि का व्यक्ति भी बता सकता है कि कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। और ये एक वर्ग होता है। मेरठ से लेकर सर लखनऊ तक हम एक पैटर्न देख रहे हैं, रोजी रोटी पर सीधे तौर पर लात मारी जा रही है और बेतहाशा महंगाई बढ़ने वाली है इस देश के अंदर, ये जानते हुए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, देखिए, इसमें हिमांशु जी आपको ये देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री जी लगातार कल से भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आपदाओं का दशक है और हमने जो इस 10 साल में बहुत बड़ी बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है, वो आपदाएं उसको निपटा देंगे। चाहे वो वैश्विक युद्ध का मामला हो, चाहे सूखे का मामला हो, चाहे हॉर्मुज का मामला हो, चाहे वह मौसम जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ खड़ा हुआ है, चाहे उसका हो। तो अब तो खुद मोदी जी बोलने लगे हैं, आप रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, नए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और जो पुराने रोजगार किसी तरह चल रहे हैं उनको कानूनों का हवाला देके आप विध्वंस कर रहे हैं। तो ये एक कम से कम सत्ताधारी दल के लिए मुझे लगता है कि नुकसानदायक सिद्ध होगा आने वाले समय। आपने देखा कि इतना बड़ा डिसीजन मेरठ में हुआ जो लटक रहा था, हालांकि हमें इस पे बहुत ज्यादा उस एंगल से या सरकार के एंगल से कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वोटर इसको सरकार के एंगल से ही देखता है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, सरकार कोर्ट में नहीं गई, उन्होंने उस तरीके से उसको दबाए रखा। अब आपकी सरकार के दौरान अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं तत्कालीन सत्ताधारी दल को उठाना पड़ेगा। सर वही चीज होती है ना, कोर्ट जहां ऐसी टिप्पणी कर दे जहां आपको लगे कि आपको फायदा मिल सकता है वहां आप वो काम कर लेते हैं, लेकिन जहां आपको लगता है कि नहीं 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 कोर्ट ऐसा कैसे कह सकता है हमारे खिलाफ, तो आप भिड़ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा एसआईआर की प्रक्रिया जब चल रही थी तो कोर्ट ने कहा कि भाई आप आधार कार्ड को क्यों वैधता नहीं दे रहे हैं, तो उस पर जो है घमासान सरकार की तरफ से मचा। हमने देखा कि अभी सरकार ने जो जिस इस मामले को लेकर की जो नियुक्ति हो रही है चुनाव आयुक्तों की, उसको लेकर सवाल खड़े किए, तो सरकार उसको लेकर तो नहीं कि हाँ हम इसको लागू कर दें, हाँ सीजीआई को हम ले आए तीसरे पक्ष के तौर पर जो मंत्री जी को बैठा दिया है। तो जहां लगता है सही वहां कोर्ट की बात मान लेते हैं, वैसे नहीं मानेंगे कि कोर्ट ने कहा है भैया बुलडोजर चलाना है तो हम चलाए दे रहे हैं। हमको ये नहीं देखना है कि अल्टरनेटिव व्यवस्था उनके लिए कुछ की गई है या नहीं की गई है, वो क्या करेंगे, उनसे बातचीत करिए कम से कम, ये नहीं करती है सरकार। देखिए हिमांशु, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर को भी देखें, चाहे ये वकीलों का जो आप लखनऊ में आप देख रहे हैं, लखनऊ में जिस तरह से घमासान चल रहा है वकीलों के चैम्बर में, यहाँ पे भी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था करिए। अब सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो की नहीं है और बुलडोजर लेके इनके चैम्बरों को तोड़ने आ गए हैं। अब उसमें आप देख रहे हैं कि कई वकीलों की जिस तरह से टिप्पणियां आई हैं, जिस तरह से वक्तव्य कई वकीलों के आए हैं, खबरें ये भी आई हैं कि एक वकील तो सुसाइड कर रहा था, किसी तरह दूसरा चैम्बर तोड़ के उसका दरवाजा तोड़ के उसको निकाला गया। एक वकील कह रहा है कि मैं 37 साल से 30 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर मेरा चैम्बर टूट जाएगा तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मेरा तो रोजी रोजगार खत्म हो जाएगा। तो आप जिस तरीके से कर रहे हैं, तो आपको ये इस घटना का द्योतक है कि आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यही आपने मेरठ जैसी जगह पे किया। मेरठ का इतना पुराना, इतना प्रभावी बाजार है वो, और वहां पे अगर इलीगल तरीके से कोई चीजें हुई हैं तो क्या वो एक दिन में हो गई हैं? क्या वो परमिशन किसने दी? क्या आप उन कर्मचारी, उन अधिकारियों को कोई एक्शन कर रहे हैं क्या? और अभी जो आप कर रहे हैं, उनका घर भी तोड़ रहे हैं, उनकी दुकान भी तोड़ रहे हैं, तो आपने क्या कोई उनको वैकल्पिक व्यवस्था उनकी की है क्या? ये सवाल कौन पूछेगा? अब जो ये सवाल पूछेगा, जो आरटीआई लगाएगा, जो सोशल मीडिया पर सवाल पूछेगा, वो तिलचट्टा हो जाएगा। भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है ना कि सिस्टम से जो सवाल पूछेगा, सिस्टम पे जो सवाल खड़े करेगा,
वो तिलचट्टा और परजीवी है। तो आप ये देखिए ना, तो बात कौन करेगा? सत्ताधारी दल कर नहीं रहा, विपक्ष कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। अगर कोई आम नागरिक, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो लेखक है, चाहे वो राइटर है, चाहे वो जागरूक नागरिक है, अगर वो सवाल पूछता है सिस्टम से, तो वो तिलचट्टा हो जाता है। आप दुर्भाग्य देखिए, अगर देश की जो ऐसी संस्था है जिसको हम संविधान का रक्षक और संविधान का रखवाला मानते हैं, वहीं से जब इस तरह की टिप्पणियां आने लगेंगी, तो संविधान की रक्षा कहां से होगी? संविधान की धज्जियां उठाने का काम तो जो सियासी दल होते हैं, जो सत्ता में आते हैं, वो तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था से भी इस तरह की चीजें आने लगेगी, तो ये बहुत खतरनाक बात है संविधान के लिए भी और देश के लिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आम आदमी का संस्थाओं से विश्वास उठता जा रहा है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। इस पे कहीं ना कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है कि संस्थाएं अपना काम इस प्रकार से करें। मैं ये नहीं कहता कि उनको क्लीन चिट दे दूं कि वहां गड़बड़ियां नहीं होती, गड़बड़ियां हर जगह होती, लेकिन आपको इस प्रकार से दिखाना चाहिए कि वो चीजें अगर जनता में जाती हैं और जनता का विश्वास संस्थाओं से उठ जाता है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान देश का होगा और बहुत बड़ा नुकसान राष्ट्र का होगा। ये सोचते हुए इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को इस तरह की छोटी और संकुचित टिप्पणी करना, मुझे लगता है दुर्भाग्य है। इस पे कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जी। अच्छा, एक तरफ सर उत्तर प्रदेश के भीतर जो है मंत्रियों को शपथ दिलवा दी गई और उसके बाद जो है उनको नहीं बताया जा रहा है कि आप कौन सा विभाग संभालेंगे, कौन सा मंत्रालय आपके अंडर अंडर काम करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ केंद्रीय स्तर पर जिन मंत्रियों को मंत्रालय ऑलरेडी बांटे जा चुके हैं, जो ऑलरेडी मंत्री हैं, वो दूसरे दलों के नेताओं को कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर वो ये कह रहे हैं कि एक दिन ओवैसी जी भी ये स्वीकार करेंगे कि वो हिंदू हैं। इस पर ओवैसी जी ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उसको लेकर क्या इस देश के मिनिस्टर को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि भाई हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो असल में करनी चाहिए, जो हमारी जिम्मेदारी है बेसिकली। एक 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 आईना दिखाने का काम ओवैसी जी ने कर दिया ना सीधे तौर पर। अब ये मुंह दिखाने लायक रहेंगे कहीं पे? देखिए हिमांशु जी, अगर गिरिराज जी टिप्पणी करते नीट के जो परीक्षार्थी हैं उनके ऊपर, देश में जो समस्या है उनके ऊपर, अगर वो उनकी हिम्मत थी तो वो सवाल पूछते और इतने सारे लोगों के बारे में वो संज्ञान लेने की बात करते कि उन्होंने क्या किया है, क्या वो करने वाले। वो ओवैसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनको पता है कि उनका एजेंडा ही हिंदू मुस्लिम का है। उनका एजेंडा ही इस तरह का चीजों को डाइवर्ट करके बे, बे उसको जैसे बोलते हैं बेमतलब की बातें करने का उनका है। तो उसका सोशल मीडिया जवाब पे तो लोग कह रहे हैं सर उड़ती लकड़ी जो है गिरिराज सिंह ने ले ली, तो मजाक में नहीं, बोल रहे इसीलिए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओवैसी ने उनसे पूछा है कि आपका वस्त्र मंत्रालय है, तो आप अपने वस्त्र मंत्रालय के बारे में बताइए। अगर कोई पत्रकार या कोई जागरूक नागरिक गिरिराज जी से पूछ ले कि आप अपने पिछले 5 साल की, 4 साल की, 2 साल की उपलब्धियां बताइए अपने मंत्रालय की, तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। सही बात। ओवैसी ने इसीलिए सवाल पूछा है कि आप वस्त्र मंत्री हैं, कितना सूत, कितना कपास, कितना सिस्टम, कितना हमारे देश में कपड़ा बन रहा है, कितना कपड़े बनाने वाले व्यापारी खुश हैं, कितना आपने देखा है कि पिछले दिनों चाहे वो सूरत हो, चाहे वो साउथ की जो कपास की इंडस्ट्री है जहां पे कपड़े बनते हैं, वो कितनी दिक्कत और परेशानियों से दो चार हो रही है, उस पर आपने क्या संज्ञान लिया है? वस्त्र उद्योग को बचाने के लिए आपने क्या काम किया है? उसके आंकड़े जारी कर दीजिए, कुछ उस पर कुछ टिप्पणी कर दीजिए, क्योंकि इनके पास बताने को तो कुछ है नहीं। तो ये घूम फिर के हिंदू मुस्लिम वाली टिप्पणी पे आ जाते हैं और उसी से इनको सफलता मिल रही है। अब इनको तो ये लग रहा है कि इतने कहने से ही तो हमारी सरकारें दिल्ली में, बिहार में, महाराष्ट्र में और वहां वेस्ट बंगाल में बन रही हैं, तो उनको लगता है इसी से सफलता मिलती है, तो इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बातें करने के लिए ना उनके पास इतनी जो है क्या बोलते हैं सामर्थ्य है, और ना उनके पास इतना हौसला है चीजों को समझने का, तो इसीलिए वो डाइवर्ट करके इस तरह की बेकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि जनता को बहुत ज्यादा संज्ञान इनके ऊपर नहीं लेना चाहिए। लेकिन 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 सोशल मीडिया पे मैं कमेंट्स देख रहा था सर, सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी जी आपने बता दिया तो इनको पता चला है कि ये वस्त्र मंत्रालय
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के मंत्री हैं, इनको तो पता ही नहीं होगा, और जिन जिन बातों का जिक्र किया उसमें उनको आधी जानकारी ही नहीं होगी। ये ट्वीट जो है उनको पूरा समझ में आ गया होगा, इस पर भी शक है। तो लोगों को पता है कि मंत्री जी का क्या एजेंडा है और मंत्री जी क्या करना चाहते हैं, लोग भी समझ रहे हैं। बस ये है कि कोई तगड़ा जवाब दे देता है तो उसके पक्ष में वो खड़े हो जाते हैं। आम आदमी कर भी क्या सकता है, मैंने पहले भी इस बार चर्चा की आपसे कि एक आम आदमी, एक अदना सा आदमी पूरा अपना समय खपा कर अपना जो जीवन वो व्यतीत कर रहा है उसको जो है संघर्ष इस बारे में नहीं लगा सकता कि हमको सरकार से लड़ना है। ये काम जो है विपक्ष का है या तमाम और लोगों का है, जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनका है। ये आम आदमी का काम नहीं है कि वो लड़े जाकर। देखिए हिमांशु, अगर आप मंत्री की बात करते हैं तो उसमें खाली मंत्री नहीं, भारत के कई सारे लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें अगर आप अधिकतर मुख्यमंत्रियों को देखेंगे तो सब रबर स्टैंप है, कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे यूपी में है योगी जी, वो शायद कम सुनते हैं दिल्ली की, नहीं तो सब रबर स्टैंप। इसी तरह से अगर आप सेंट्रल की मिनिस्ट्री में देखेंगे, वहां भी मंत्रियों को सिर्फ जो है खाली नाम मंत्री दे दिया है, उनको घोड़ा गाड़ी बंगला दे दिया गया है। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता क्या मंत्रालय में हो रहा है, कौन सी फाइल आ रही है, कौन सी जा रही है। सब वहां पे सेक्रेटरी पीएमओ के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो इनमें अब इसमें खाली गिरिराज किशोर की ही गलती है या उन्हीं को नहीं पता, वो फहरिस्त तो बड़ी लंबी है। उस पर किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट मामला है, इसलिए उसमें गिरिराज अकेले नहीं है, इनके साथियों की संख्या काफी है और फहरिस्त बड़ी लंबी है। उस पर फिर किस दिन डिस्कशन करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।